नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा आपके YouTube चैनल संस्कृत बाय हेमा मैम में आज सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको संस्कृत की क्लास लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ, क्योंकि संस्कृत जो है आपके यूपी टेट हो, चाहे सेंट्रल टेट हो, चाहे एस टेट हो या अदर टेट ही क्यों ना हो, अगर उसमें संस्कृत आती है तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और ये जैसे कि आप टीजीटी देते हैं और आपका सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत है, या पीजीटी देते हैं सब्जेक्ट आपका संस्कृत है, तो वहाँ पर भी आपको उसके लिए भी आपको ये क्लास बहुत ही लाभप्रद होगी। तो आज चलते हैं अपने जो आज आपकी क्लास होगी वो फर्स्ट क्लास होगी, और फर्स्ट क्लास में संस्कृत के परिचय के बारे में आपको बताएंगे, संस्कृत के बारे में बताएंगे और उसका हम आपको परिचय देंगे। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ, चलते हैं सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहले तो आप ये देखेंगे कि संस्कृत जो है ये एक भाषा है। किसी भी भाषा की व्याकरण होती है, उसका साहित्य भी होता है। दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी भाषाओं की कोई ना, देखिए जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषाओं की जो जननी है वो हमारी संस्कृत है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो इसको जब आप पढ़ते हैं तो प्राउड फील करिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सभी भाषाओं की जननी को पढ़ रहे हैं। तो आज आप देखेंगे, जननी को देखेंगे, माता रानी को देखेंगे, सभी भाषाओं की माता को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाषा जो शब्द है, भाषा देखिए, भाषा शब्द कैसे बना। देखिए, भाषा को थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें क्या निकल कर आता है, भाष धातु निकल कर आती है। इसमें जो प्रत्यय होगा, एक प्रत्यय होगा अच, और दूसरा प्रत्यय जो होगा वो टॉप प्रत्यय होगा। यहाँ पर आपने देखा कि ये भाषा शब्द है। भाषा में आप देखेंगे कि भाष शब्द जो है ये क्या है, ये एक धातु है, और अच क्या है, अच एक प्रत्यय है। यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप है, ये भी एक क्या है, ये भी एक प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाषा है, भाषा हमारी जो संस्कृत है वो एक भाषा है। भाषा को अभी हम पोस्टमार्टम करके देखेंगे, इस शब्द का पोस्टमार्टम करके देखेंगे। तो भाष धातु निकल कर आई। अगर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाषा शब्द में कौन सी धातु है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि भाषा शब्द में भाष धातु है। कौन से प्रत्यय हैं? तो यहाँ पर दो प्रत्यय आपको बताने होंगे। एक तो आपका अच प्रत्यय है और दूसरा आपका टॉप प्रत्यय। टॉप प्रत्यय लगकर ये स्त्रीलिंग शब्द बना है और यहाँ पर भाषा शब्द बन गया। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि भाषा शब्द किस लिंग का शब्द है, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि भाषा शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है। इसके बाद आप देखेंगे संस्कृत के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि संस्कृत, यहाँ शुद्ध शब्द क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है संस्कृतम। शुद्ध शब्द आप देखेंगे तो शुद्ध शब्द आपको देखने को मिलेगा संस्कृतम। संस्कृतम शब्द भी पूछ लेता है कि संस्कृतम शब्द किस लिंग का शब्द है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि संस्कृतम शब्द जो है ये नपुंसक लिंग का शब्द है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन ऐसे ही मिल गए आपको कि संस्कृत शब्द को पूछा जाए संस्कृतम शब्द किस लिंग का शब्द है, तो ये नपुंसक लिंग का शब्द है। अगर भाषा शब्द की बात पूछी जाए कि भाषा शब्द किस लिंग का शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। भाषा होती है और तो इसलिए ऐसे भी, और यहाँ पर बड़े आ की मात्रा लगी है, टॉप प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का शब्द हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम अच्छे से डिटेल में बताएंगे संस्कृत के बारे में। संस्कृत जो है दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपकी है वैदिक संस्कृत और एक आपकी है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है तो वैदिक संस्कृत जो वेदों से संबंधित होती है, और लौकिक संस्कृत जो है वो लोक व्यवहार से जो संबंधित होती है वो लौकिक संस्कृत होती है। थोड़ा इसको हम रफ करके डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर संस्कृतम शब्द दो भागों में डिवाइड है। एक आपको देखने को मिलेगा वैदिक संस्कृत, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा लौकिक संस्कृत। देखिए, जो वैदिक संस्कृत है वेदे भवा
जो वेदों से संबंधित है वो कौन सी है, वो लौकिक संस्कृत है। और जो लोके भवा, जो लोक व्यवहार में बोली जाती है, लोक व्यवहार के काम आती है, उसे क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत जो वेदों से संबंधित है, लौकिक, देखिए यहाँ से ही मिल रहा है, वैदिक वेदों से संबंधित, लौकिक लोक व्यवहार में जो प्रयोग की जाती है वो हमारी क्या हो जाएगी, लौकिक संस्कृत हो जाएगी। इसमें भी हम देखेंगे कि वैदिक संस्कृत भी हमारे कितने पार्ट में डिवाइड है, ये भी हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। एक देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि इसमें क्या मिलता है, एक तो आपको व्याकरण मिलता है और दूसरा क्या देखने को मिलता है, साहित्यम। साहित्य, देखिए कोई भी भाषा होती है उसकी व्याकरण भी होती है और उसका साहित्य भी होता है। व्याकरण में आप देखेंगे कि व्याकरण में कौन सी व्याकरण आएगी, इसका सबसे पुराना व्याकरण जो है, जो ऐन्द्र व्याकरण है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे शुद्धतम रूप नहीं उसको देखने को मिला वहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे ही देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ऐन्द्र व्याकरण, जो कि सबसे पुराना व्याकरण है, सबसे पुराना व्याकरण। इसके बाद देखिए पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी है उसका भी यहाँ पर प्रयोग किया गया, यहाँ पर देखने को मिलता है। उसमें से भी यहाँ पर व्याकरण देखने को मिलती है, लेकिन सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो ऐन्द्र व्याकरण होगा सबसे पुराना व्याकरण। इसके बाद आप देखेंगे साहित्य के बारे में थोड़ा देखेंगे। साहित्य के बारे में, साहित्य का भी यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड, इसमें हम साहित्य को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपका क्या हो जाएगा, वेद हो जाएंगे, और एक आपके यहीं पर हो जाएंगे वेदांग। वेद और वेदांग, जो वेदों के अंग होते हैं उसे क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। जो वेद हैं, जो आप लोग वेद जानते हो कि वेद कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। इसमें भी वेद में भी 2 पार्ट यहाँ पर हम करेंगे, वेद से संबंधित भी 2 पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक आपका हो जाएगा मंत्र भाग, एक आपका हो जाएगा मंत्र भाग, और दूसरा आपका हो जाएगा व्याख्या भाग। व्याख्या भाग, मंत्र भाग में आप देखेंगे कि मंत्र भाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मंत्र भाग में संहिता आती है, संहिता, ठीक है, जो यहाँ पर मंत्रों से संबंधित होती है। मंत्र होते हैं इसमें, वो संहिता होती है। और दूसरा भाग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि ऋचाएँ होती हैं, ऋचा। दूसरा भाग क्या है, ऋचा। यहाँ पर ऋचाएँ क्या हैं, जो देवताओं के लिए स्तुति की जाती है, वो मंत्र जो पढ़े जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ऋचाएँ कहते हैं, ऋचा होती हैं। यहाँ पर व्याख्या भाग में आप देखेंगे कि व्याख्या भाग में आपको क्या मिलेंगे, ब्राह्मण मिलेंगे। ब्राह्मण नंबर 1 क्या मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, जो कि कर्मकांड परक होते हैं। कैसे होते हैं, कर्मकांड परक। कर्मकांड परक व्याख्या इसमें दी जाती है। दूसरा आपका देखेंगे, यहाँ पर आप दूसरे को देखेंगे, आरण्यक। यहाँ पर आरण्यक में क्या होता है, उपासना परक ये होते हैं। उपासना परक व्याख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरा जो होता है उपनिषद होते हैं, उपनिषद। तीसरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उपनिषद होते हैं, जो वेद परक होते हैं। वेद परक यहाँ पर व्याख्या की जाती है इसमें। वेद परक इसमें व्याख्या की जाती है। उपनिषद जो है ये वेदों का सार भी कहा जाता है इसको। उपनिषद को क्या कहा जाता है, ये वेदों का सार है। क्या है ये, वेदों का सार। उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदों का सार कहते हैं। अब थोड़ा हम इधर भी डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा यहाँ तक बढ़ा लेते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कि वैदिक संस्कृत में वेदे भवा व्याकरण आया। व्याकरण में सबसे पुराना जो व्याकरण था वो क्या था? इंद्र व्याकरण था। इसके बाद आपको देखने को मिला साहित्य। साहित्य में आपने देखा कि वेद और वेदांग। वेद में, वेद के अंतर्गत कौन आएंगे? मंत्र आएंगे, मंत्र भाग आएगा, और दूसरा क्या आएगा? व्याख्या भाग आएगा। मंत्र भाग में आपने देखा संहिता, जो कि संहिताओं में भी क्या होते हैं? मंत्र होते हैं। और यहाँ पर आपने देखी ऋचाएं, जो देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र गाए जाते हैं या मंत्र कहे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ऋचाएं कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्याख्या वाले भाग में आप देखेंगे कि ब्राह्मण आया। ब्राह्मण में क्या आया? कर्म। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ है ये, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं? ग्रंथ। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये सभी के सभी हैं क्या? ग्रंथ। जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कर्मकांड वगैरह है, वो कहाँ आता है? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आरण्य ग्रंथ, ये भी ग्रंथ हैं, ठीक है। आरण्य ग्रंथ के अंतर्गत क्या आता है? जैसे उपासना वगैरह जो की जाती है, उसकी जो व्याख्या होती है वो किस में होती है? आरण्य ग्रंथ में होती है। उपनिषद जो यहाँ वेद परक व्याख्या जो होती है वो किस में होती है? वो उपनिषद में होती है। वेदों का सार भी किसे कहते हैं? उपनिषद को वेदों का सार भी कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं वेदांग के बारे में। वेदांग, देखिए वेदांग को देखेंगे, वेदांगों की संख्या कितनी होती है? वेदों का अंग। अगर थोड़ा सा हम इसको तोड़ देते हैं, यहीं पर तोड़ दें, अगर ये पूछ लिया जाए कि बताइए वेदांग शब्द में कौन सी संधि है? अगर संधि की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सी संधि निकल कर आएगी? तो यहाँ पर तोड़ देते हैं, तोड़ के हम आपको बताते हैं। वेद प्लस अंग बराबर वेदांग। यहाँ से हमें क्या मिला? आ मिला, और यहाँ से क्या मिला? आ मिला। दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। अब देखिए बड़ा आ अगर आ गया, आ मिलकर बड़ा आ बना, तो कौन सी संधि बनती है? तो वहाँ पर आप देखेंगे कि संधि का नाम क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। संधि अगर पूछी जाए वेदांग शब्द में तो संधि कौन हो जाएगी? दीर्घ। ये सिर्फ हम आपको ऐसे ही बता रहे, हो सकता है यही वाला शब्द पूछ कर उसमें संधि भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वेदस्य, देखिए वेदस्य अंगः अंगानि, वेदस्य अंगानि वेदांगः, वेदस्य अंगानि। देखिए वेदस्य अंगानि, जो वेदों के अंग होते हैं उसी को वेदांग कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 60 वेदांग होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 60। 60 का मतलब 6। यहाँ पर हम लिख देते हैं कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब यहाँ पर जो 6 वेदांग होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 6 वेदांग कौन कौन से होते हैं? चलो यहाँ पर 6 वेदांग जो होते हैं हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं वेदांगों को, 6 वेदांगों को, या फिर हम यहाँ पर आगे लिख देते हैं 6 वेदांगों को, ठीक है, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा ज़्यादा इधर हो जाएगा फिर। चलो 6 वेदांग हम यहीं पर बता देते हैं। 6 वेदांगों के बारे में आप लोग जानते होंगे। पहला कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यहाँ पर आपने देखे ये कितने हो गए? 6 वेदांग हो गए। कितने वेदांग हो गए? 6 वेदांग। तो यहाँ पर आपने देखा कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि बताइए वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। वेदस्य अंगानि, जो वेदों के अंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। 60 वेदांगा कितने होते हैं? मतलब वेदांग कितने होते हैं? वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं। यहाँ पर लौकिक संस्कृत के अंतर्गत भी थोड़ा देख लेते हैं। जगह थोड़ी कम है फिर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। लौकिक संस्कृत, लोके भवा, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत भी कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। एक आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? व्याकरणम, और दूसरा आपको साहित्य।
साहित्यम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर तो हमने सबसे पुराना व्याकरण आपको बता दिया, वो कौन सा व्याकरण है, ऐंद्र व्याकरण है, जो कि सबसे पुराना व्याकरण है। इसके अंतर्गत हम यहाँ लौकिक संस्कृत में आएंगे तो इसमें देखिए पाणिनि व्याकरण, पाणिनि की व्याकरण क्या है, अष्टाध्यायी। यहाँ पर देखिए अष्टाध्यायी को हम लोग पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी को पढ़ते हैं, पाणिनि शिक्षा को भी पढ़ते हैं, और हम लोग और किसको पढ़ते हैं, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है, आदि लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी। देखिए अष्टाध्यायी किसकी रचना है, पाणिनि जी की है, जो उन्होंने देखिए इसमें सबसे पहले सूत्रों का वर्णन किया पाणिनि जी ने। देखिए सिद्धांत कौमुदी ये किसने, इसमें वृत्तियां लिखी हुई हैं, ये किसने लिखा है, ये भट्टोजी दीक्षित जी ने लिखा है। फिर आप देखेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी, इन्हीं किसी से आए, वरदराज जी, उन्होंने क्या लिख डाला, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये लौकिक संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत, ये जो जितनी भी रचनाएं हैं लौकिक संस्कृत के व्याकरण के अंतर्गत ये सारी की सारी रचनाएं आती हैं। इसके बाद भी और भी बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने भी अच्छे से लिखा है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत सारी की सारी रचनाएं आएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि सबसे पहला लौकिक साहित्य का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है, या लौकिक साहित्य का सबसे पहला काव्य कौन सा है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा रामायण। क्या हो जाएगा, रामायणम। किसने इसकी रचना की, महर्षि वाल्मीकि ने इनकी रचना की। इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, महाभारत, महाभारतम। फिर तीसरा को क्या हो जाएगा, गीता, जो कि महाभारत का सार कहा जाता है गीता को, महाभारत का निचोड़ किसे कहा जाता है, गीता को कहा जाता है। इसके बाद जितने भी ग्रंथ हुए हैं, जितने भी, जैसे कि अपने कालिदास हैं, दंडी है, जिन्हें भी बहुत बड़े महान विद्वान, उन्होंने अपनी जो भी साहित्य में जो भी रचनाएं लिखी हैं, तो वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने चार्ट बना दिया, पूरा चार्ट बना दिया, पूरा तो नहीं बनाया लेकिन जितना बन पाया उतना मैंने आपको बताया बना के। यहाँ पर आप देखेंगे संस्कृत, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या कहें, जीएस वाले पार्ट में भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जीएस वाले पार्ट में, क्योंकि वहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास होता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहीं से मिल जाएंगे आपको अगर एक दो क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए तो। यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृतम, संस्कृत के कितने भाग हैं, वो 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं, वैदिक संस्कृत, वेदे भवा, जो वेदों में वेद से संबंधित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैदिक संस्कृत कहते हैं। लौकिक संस्कृत, लोके भवा, जो लोक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, की जाती है संस्कृत, उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक संस्कृत कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके 2 पार्ट कौन कौन से, एक आपका व्याकरण और एक आपका साहित्य। यहाँ पर भी 2 पार्ट लौकिक संस्कृत में भी, एक आपका व्याकरणम और दूसरा कौन सा हो जाएगा, साहित्यम। यहाँ पर आप देखेंगे व्याकरण के अंतर्गत जब से सबसे पुराना व्याकरण कौन सा है, वो ऐंद्र व्याकरण है। इसके बाद साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे वैदिक संस्कृत में, तो यहाँ पर आपको वेद देखने को मिलेंगे, और दूसरा भाग उसका कौन सा हो जाएगा, वेदांग। वेद में आप देखेंगे मंत्र भाग आपको देखने को मिलेगा, जिसमें संहिताएं वगैरह देखने को मिलेंगी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, ऋचा, जहाँ पर जो देवता होते हैं उनकी स्तुति वगैरह की जाती है, वो आपके ऋचाएं होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे व्याकरण भाग, व्याकरण भाग में आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या आएगा, कर्मकांड परक जो व्याख्या की गई है वो किसमें की गई है, वो ब्राह्मण में की गई है। इसके बाद आप देखेंगे आरण्यक, उपासना परक जो व्याख्या है वो किसमें है, आरण्यक ग्रंथ में है। उपनिषद, जो वेद परक व्याख्या है वो किसमें है, उपनिषद में है। वेदों का सार भी किसे कहते हैं, वो उपनिषद को कहते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं वेदांग। वेदांग के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं, देखिए वेदस्य अंगानि, वेदों के जो अंग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। कितने भाग होते हैं, वो 60 भाग होते हैं, मतलब 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको याद भी करना है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए वेदांग इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, या पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन सा वेदांग का भाग है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद हम लोग आते हैं लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत देखिए लोके भवा, जो कि इसमें व्याकरण भी देखने को मिलती है और साहित्य।
कोई भी भाषा होती है उसकी व्याकरण भी होती है और उसका साहित्य भी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी, पाणिनि शिक्षा और इस सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये सारी रचनाएं किससे संबंधित हैं? ये व्याकरण शास्त्र से संबंधित हैं। और फिर इसके बाद आप देखेंगे साहित्यम, साहित्य में देखेंगे रामायणम, रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है, महाभारत जो कि महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, गीता, गीता भी महर्षि वेद व्यास जी ने ही लिखा है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। तो कैसी लगी क्लास? आज क्लास आपको कैसी लगी आप सभी लोगों को? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। आपके लिए ही मैं मेहनत करूँगी और हमेशा अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लाती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्त होकर पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय संस्कृत।